बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम आज अपने चैप्टर 6 किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसका लास्ट एसएलओ कवर करेंगे, विच इज जस्टिफाई हाउ प्रोटिस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। यानी हमने जस्टिफाई करना है कि केसेस बताने हैं जिससे हम ये बात प्रूफ करें कि प्रोटिस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आपने जब भी एसएलओ में या उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, जो भी वर्ड है, इसमें आपने दोनों एस्पेक्ट्स की बात करनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट्स चाहे हमें नुकसान देते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंस के तो है ना कि हम उन्हें किस तरह से काउंटर करें। तो दोनों बातें हम यहां पे अभी देखेंगे। नॉलेज हमारा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट टू ह्यूमन। कहते हैं मेंबर जो है किंगडम प्रोटिस्टा के बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से ये ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत सीरियस डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इकोलॉजिकल से मतलब है हमारे इन्वायरमेंट को लेके, और साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देते हैं हमें। इसलिए हम कहते हैं दे हैव डुअल रोल इन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस में बेनिफिशियल इफेक्ट्स की बात करेंगे। अगर आपको याद हो, पीछे लेक्चर पढ़ते हुए मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स जो है ये फोटोसिंथेसिस को सिर्फ प्लांट्स के साथ रिलेट करते हैं। चूंकि हम खुद टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारा प्लांट्स के साथ एनकाउंटर ज्यादा होता है, तो हम समझते हैं कि प्लांट्स जो हैं ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ऑक्सीजन के लिए, और इनमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं, आल्दो कि इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन में कंट्रीब्यूट करते हैं वो एल्गी हैं। तकरीबन पूरी अर्थ पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस है इसका 50 to 60% एल्गी करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फूड चेन के लिए, क्योंकि ये एज ए प्रोड्यूसर फूड चेन को स्टार्ट करते हैं। इन्हें फिर बाकी ऑर्गेनिज्म एज ए फूड यूज करते हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है और हर ऑर्गेनिज्म को फूड मैसर होता है। कहते हैं ये आपके पास जो फोटोसिंथेसिस हुई है, इसके नतीजे में एल्गी जब ग्रो करते हैं तो असल में ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है फूड का। जैसे यहां पे इस तरह से कहा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो फूड बन रहा है वो ऑर्गेनिक मैटर फूड चेन में एंटर हो रहे, मतलब यही है जिसे अल्टीमेटली ह्यूमंस यूज करते हैं। सस्टेनेंस का मतलब होता है आमदन, ठीक है, यहां पे आप उसमें फूड की सेंस में ले रहे हो। अल्टीमेटली फिर ह्यूमंस को इसका फायदा होता है। इसके अलावा जब फोटोसिंथेसिस करते हैं एल्गी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दौरान इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है, और इस ऑक्सीजन को फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करके रेस्पिरेशन के दौरान इससे एनर्जी हासिल करते हैं और एनर्जी से अपनी एक्टिविटी और ग्रोथ करते हैं। कहते हैं कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जिन्हें हम डायरेक्ट फूड के तौर पे ही यूज करते हैं, जैसे कैल्प, रेड एल्गी। रेड एल्गी में ही अगर आपको याद हो, आई थिंक हमने कैल्प की एग्जांपल पढ़ी थी, और कैल्प जो थी आपके पास लार्जेस्ट नाउन रेड एल्गी थी। ठीक हो गया। तो अभी तक इस स्लाइड में हमने देखा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, फूड चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं। कहते हैं इनकी इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी है। अब हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की तरफ, ठीक है, जो डायरेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरागीनन है जो कि हम रेड एल्गी से हासिल करते हैं। इसे हम फूड में सॉलिडिफाइंग एजेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप फूड्स के अंदर फूड को हार्ड करने के लिए
कुछ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स यूज करते हो, कुछ केमिकल्स यूज करते हो जो हमारे फूड को हार्ड रखते हैं, जैसे आइसक्रीम है कि वो पिघलती नहीं है कुछ टाइम तक, तो वो जो आप सॉलिडिफाइंग एजेंट बना रहे हो, कहते हैं वो आप कैरागिनिन से बना रहे हो, जो कि आप रेड एलजी से ले रहे हो, ठीक, जैसे पडिंग्स में, आइसक्रीम के अंदर। इसी तरह कहते हैं कई डिफरेंट टाइप्स की जो एलजी हैं, इनसे जो हमें केमिकल्स यूज होते हैं, उन्हें हम प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, एगर बनाने में यूज करते हैं, जिसको फिर आप मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हो। एगर जो है ना, इसे हम अपनी लैब में जब आप जाएंगे आगे अपनी बीएस प्रोग्राम्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि आप पेट्री डिश के अंदर जब वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना चाहते हो, तो जो आप मीडियम यूज करते हो वो एगर होते हैं, ठीक है। तो एगर को फिर हम अपने डिफरेंट पर्पसेस में, रिसर्च में, स्टडी में यूज करते हैं। कहते हैं इसके अलावा बहुत सारी कीमती मेडिसिन जो है और साइंटिफिक रिसर्च, इनमें हम प्रोटेस्ट को यूज कर रहे हैं। इनसे जो मेडिसिन यूज होती हैं उन्हें फिर हम डिफरेंट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं मेडिसिन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, अल्सर के लिए, आर्थराइटिस के लिए। ये वो डिजीजेज हैं जिनकी मेडिसिन हम एलजी से हासिल कर रहे होते हैं। हमारे पास अल्सर क्या है? अल्सर हम कहते हैं कि आप में किसी बॉडी पार्ट में स्पेशली जो उसकी वॉल होती है वो डैमेज हो जाए। ज्यादातर हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं, जैसे स्टमक में अल्सर हो गया कि स्टमक की जो वॉल होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उससे आप अल्सर कहते हो। आर्थराइटिस आपके पास ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम है, ठीक। इसी तरह एग्जाम्पल में हमारे पास वो ले रहा है क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्जी है, पूरा जीनस है, ये जीनस को कहते हैं। ये आप एज ए सप्लीमेंट यूज करते हो अपना हाजमा बेहतर करने के लिए, डाइजेशन बेहतर करने के लिए। इसी तरह एक ब्राउन एल्जी है कॉम्बू, कहते हैं इसमें पोटेंशियल है कि आप इसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यूज करते हो कि वो उनको ब्लड प्रेशर रेगुलेट करवाती है। इसी तरह डाइनोफ्लेजिलेट्स जो है, इनसे हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिन्हें हम एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स के तौर पे या उनकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के तौर पे अल्सर में और आर्थराइटिस में यूज करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो है ये आपके इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। इनिशियली ये एक बेनिफिशियल रिस्पॉन्स होता है जो आपकी बॉडी में एक तरह से एक अलार्म का, सिग्नल का काम करता है कि आपकी बॉडी में किस जगह मसला आ रहा है। वहां पे आप देखते हो इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है और उस ब्लड फ्लो के साथ व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा जाते हैं ताकि वो वहां पे उस कंडीशन को हैंडल कर सके, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे फाइट ऑफ कर सके, ठीक। लेकिन अगर ये काम लंबे अरसे तक कंटिन्यू रहे तब ये इन्फ्लेमेशन हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो वहां फिर हमें एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स या एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि हम एलजी से भी हासिल करते हैं, ठीक। इसके अलावा हमने पढ़ा भी था इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, आसान अल्फाज में जो डेड बॉडीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी डीकंपोजिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब डेड बॉडीज, इनके अंदर होता है ऑर्गेनिक मैटर। अगर डेड बॉडीज को डिकम्पोज ना किया जाए तो ये ऑर्गेनिक मैटर उन्हीं डेड बॉडीज में ट्रैप हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक वक्त आएगा कि डेड बॉडीज जब बढ़ती चली जाएंगी और उनके एलिमेंट्स वही ट्रैप रह जाएंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे इकोसिस्टम से वो एलिमेंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये डेड बॉडीज जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने ये एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स अपने इन्वायरमेंट से लिए थे, इकोसिस्टम से लिए थे। इसीलिए इकोसिस्टम के अंदर या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर इन मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन को बेहतर रखने के लिए हमें फिर डिकम्पोजर्स की जरूरत पड़ती है जो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं और उनके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो मिनरल्स, एलिमेंट्स हैं उन्हें दोबारा से इकोसिस्टम में लाते हैं। तो इनका डिकम्पोजिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है, ठीक है, कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज हैं उनके अंदर ट्रैप न्यूट्रिएंट्स को दोबारा इकोसिस्टम के अंदर लेकर आते हैं। कहते हैं इनमें आपके पास यूग्लिना की जैसे एक इंपॉर्टेंस है। ये हम यूज करते हैं सिवेज ट्रीटमेंट के अंदर, जो घरों से गंद आ रहा होता है। इसी तरह कुछ प्रोटिस्ट जो है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स में एक ऐसा ताल्लुक बन जाता है जिसमें कम से कम एक को फायदा हो रहा होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता।
या फिर आप देखते हो दोनों को फायदा हो रहा होता है। ठीक, यानी कि इसमें ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी फायदा देते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर हम इस पहलू में बात करें, जैसे हमारे पास ट्राइकोनिम्फा थी। ट्राइकोनिम्फा हमने पढ़ा था कि ये जो दीमक होती है टर्माइट, ये उसके इंटेस्टाइन में, गट में होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये उसे हेल्प करते हैं वुड की डाइजेशन में, फूड की डाइजेशन में। अब हम तो यही समझते हैं कि दीमक जो है वो लकड़ी के लिए नुकसानदेह है कि वो लकड़ी खा जाती है। असल में उसके अंदर मौजूद ये ट्राइकोनिम्फा जो है ये उसे हेल्प आउट कर रहा है वुड की डाइजेशन में। अगर ये ना हो तो बेचारी दीमक हमारा कोई नुकसान ना करे। ठीक, तो ये उनको एड करते हैं, हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन के अंदर। अगली स्लाइड। आगे हमारे पास है जी हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स में आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि हमने पैथोजेनिक प्रोटिस्ट जो है इनकी बात करनी है, जो स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मलेरिया। मलेरिया जो है हमने पढ़ा था ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं जिनकी वजह से ये होता है। ये आपके पास वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट इंफेक्शियस डिजीज है जिसने इंसानी तारीख में बहुत ज्यादा अमवात करवाई हैं। ठीक है, कहते हैं स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसी तरह आपके पास एक और डिजीज है अमीबिक डायसेंट्री, इसे कॉज करवाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये हम में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की इलनेस कॉज करती है, जिसमें डायरिया भी हो सकता है, स्टमक पेन भी हो सकती है और फीवर भी हो सकता है। तो आपने डिजीजेस के नाम और इनके जो एजेंट्स हैं इनके नाम स्पेशली याद करने हैं फॉर द एमसीक्यूज पर्पस। इसी तरह देखो स्लीपिंग सिकनेस। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम जस्टिफाई का जो वर्ड था ना हमारे एसएलओ में, हम वो उस पर एम्फोसिस कर रहे हैं कि हम जस्टिफाई करके बता रहे हैं कि किस किस तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद और नुकसानदेह है। स्लीपिंग सिकनेस हमने पढ़ा था, मैंने बात की थी, फर्स्ट टाइम अफ्रीका के लोगों के अंदर ये डिस्कवर हुई, इसलिए हम इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। नाम बताता है कि जो पेशेंट है उसमें जहां बहुत सारी अलामत आती है उनमें एक बड़ी नुमाया अलामत ये होती है नींद का ना आना। ठीक, अब जाहिर आप कहोगे नींद का ना आना शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट कर रही है। ये लीथल, जानलेवा भी हो जाती है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। और एजेंट क्या है, ट्राइपैनोसोमा स्पीशीज। अगली है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। अच्छा, शेलफिश इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इस किंगडम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक बात कैसे है इसमें इन्वॉल्व वो भी हम देखते हैं। दूसरा पैरालिटिक। पैरालिटिक पैरालिसिस के लिए यूज हुआ है, यानी फालेज का अटैक होगा, बॉडी की कोई नर्व डैमेज होगी जिसकी वजह से आप देखोगे कि बॉडी का कोई पार्ट हरकत नहीं कर पाएगा। अब कहता है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम से मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है, तो उस तरह की इलामात आ रही होती हैं। ये कब आती हैं, जब इंसान शेलफिश को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन शेलफिश इस किंगडम का हिस्सा नहीं है। मसला तब बनता है कि शेलफिश ने आगे से कोई ऐसा डायनोफ्लेजिलेट खाया हो या उसकी बॉडी में ऐसे डायनोफ्लेजिलेट्स हो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस शेलफिश में फिर उन डायनोफ्लेजिलेट्स के टॉक्सिन मौजूद होते हैं, और जब ह्यूमन इसे कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमन के अंदर पैरालिसिस हो जाता है। तो शेलफिश खाने से हुआ, इसलिए हमने इसे कहा पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। पोटैटो ब्लाइट याद होगा बड़े अच्छे से, अभी हमने पढ़ा है कल। इसमें क्या था, फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस जो थे इन्होंने आयरलैंड के अंदर पोटैटो फेमाइन कॉज करवाया था, जिसकी वजह से कहत आया था, माइग्रेशन हुई थी बहुत बड़े लेवल के ऊपर। ठीक है, कहता है चाहे आज ये उस तरह का इफेक्ट नहीं करती, लेकिन आज भी हमारी क्रॉप्स जो है पूरी दुनिया में इस डिजीज का शिकार होती है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। सोयाबीन रस्ट नाम से आइडिया हो रहा है, इसमें आप देखोगे कि सोयाबीन जो क्रॉप है, फसल है, उसकी पैदावार बहुत कम हो जाती है। ठीक, और किस वजह से कम होती है, ये जरा एजेंट के नाम को याद रख लो, थोड़ा सा मुश्किल भी है। फेकोस्पोरा फेकेराइजी। ठीक, ये करवाता है सोयाबीन रस्ट। और आगे है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम कहते हैं जब आपके पास किसी वाटर बॉडी के अंदर एल्जी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए।
बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर सरफेस के ऊपर एलजी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है तो वो जो सरफेस है ना, अब वो पानी और एयर के दरमियान एक बैरियर है। एयर से ऑक्सीजन जो है वो उस वाटर में नहीं जा पाती, एयर से ऑक्सीजन वाटर में नहीं जाती, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से डेथ्स होना शुरू हो जाती है। वो जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। एलजी तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो नीचे का जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। एक कॉमन एग्जांपल जो हम अपने आम आसपास पानी खड़े होते हुए सिचुएशन में देखते हैं, उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर बनती है खड़े पानी के ऊपर, वो एल्गल ब्लूम होता है। ठीक है, वहां ग्रीन एलजी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, लेकिन सिर्फ ग्रीन एलजी ही एल्गल ब्लूम नहीं करवाती। बाज औकात हम देखते हैं दरियाओं में या समुद्रों के अंदर हमें रेड सरफेस भी नजर आती है, इसका मतलब है वहां जो एल्गल ब्लूम हुआ है वो रेड एलजी की वजह से हुआ है। ठीक हो गया। कहते हैं कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, जिनमें से डाइनोफ्लेजिलेट्स बड़े कॉमन हैं। ये जब मल्टीप्लाई करते हैं बहुत रैपिडली तो आपको पानी के अंदर ना सुर्ख लहरें नजर आती हैं। जब आप दूर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है पानी का एक हिस्सा है और वो उसमें जो लहर है वो रेड है, रेड टाइड्स हैं। ठीक, ये असल में आपके पास रेड एलजी यहां ग्रो किए होते हैं। मसला क्या आता है, वही बात कि जब ये ऊपर सरफेस बना लेते हैं तो नीचे के पानी में ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, कमी हो जाती है। दूसरा ये कि यहां पे बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बाज डाइनोफ्लेजिलेट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है, जो पानी का एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो इफेक्ट होता है। और अगर किसी वजह से उस मैरीन एनिमल्स को, फिशेस को हम कंज्यूम करते हैं या वाटर को हम कंज्यूम करते हैं, हमारी हेल्थ भी इससे असरअंदाज होती है। ये ले जी, ये हमारा एसएलओ था जिसमें हमने प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई किया है, जिसके अंदर हमने उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, और उसमें हमने जस्टिफाई करके लॉजिकली बताया है कि कैसे ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। और इसमें सिर्फ हम ही शामिल नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स को ये इफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनसे जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा, हम मुतासिर होंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेस हमने देखी जो डायरेक्ट ये हमें कॉज करती हैं। ठीक, हमने आज अपना चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करने। ये भी हम किंगडम्स पढ़े। किंगडम्स में आप देखोगे कि समझने वाला पॉइंट जो है उसके साथ रट्टा बहुत ज्यादा है, क्रैमिंग बहुत ज्यादा है। तो समझो लेक्चर से, लेकिन बुक से, कैंटर की बुक से बार बार इन टॉपिक्स को पढ़ो, ताकि आपके पास कोई जवाब ना हो, आप हर तरह से अपने एसएलओ के लिए प्रिपेयर हो सको। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए